जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीका के साथ जेपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोग के लिए। झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है जेपीएससी, और जो बहुत कठिन होता है और इसका बहुत सारा मटेरियल मिल नहीं पाता है हिंदी मीडियम के बच्चों खास करके। तो मेरा एक प्रयास है कि आप लोग के लिए इतना कंटेंट दे देना है ना कि इससे आपको प्यार हो जाए, कभी डर ना लगे और आपके पास एक पूरा बढ़िया कंटेंट रहे ताकि आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, जेपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी कोई बाधा है ना तो वो है आंसर राइटिंग। नोट्स सब बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से लेंगे, सिलेबस को उसे उठाएंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ उठाएंगे सिलेबस को, मान के चलिए यही हिस्ट्री है, अब यहाँ से सीधा नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। यही गलत है। यहाँ क्या कीजिए कि जो 4 जेपीएससी हो चुका है, 6, 7 to 10, 11 to 13 और आपका जो है बैकलॉग, वो 4 जेपीएससी में जो क्वेश्चन आया है उस चारों क्वेश्चन को आप लिखिए। उसके बाद ना जो मेन जो पॉइंट है उसको शॉर्ट नोट्स बना के रख दीजिए। इससे क्या होगा, कम टाइम में ना आपका ज़्यादा जो है आउटपुट मिलेगा। तो थोड़ा सा जो है तरीका चेंज कीजिए पढ़ने का। ये नहीं कि यहाँ आए अब आर्यों की उत्पत्ति, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, जल्दी पूछता ही नहीं है, तो इस पर कम मेहनत करना। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना के रख देना। जैसे मगध साम्राज्य का उदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लिच्छवी और उनका गणतंत्र संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा तो यहाँ पे जो सिलेबस में कोई पूछ सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका वैदिक साहित्य वाला है, फिर आपका मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, कुषाण इंपॉर्टेंट है, गुप्त इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, चोल तो पूछ ही चुका है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी तो 2 बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो 4 क्वेश्चन आया है उसका आंसर राइटिंग कर लीजिए और बाद बाकी जितना सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन सब चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि जेपीएससी में कम पढ़ना होता है, और जो ये सीख लिया ना कि हमको कितना कम पढ़ना है, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। आप समझिए, आप यहाँ पे 10 लेसन है, आप 10 लेसन जो है आप यहाँ पे रिवीजन मारिएगा या लिखिएगा। अब कोई 5 लेसन लिख के भी आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, तो खतरनाक कौन है, वो जो 5 ही लेसन पे काम कर रहा है। क्या उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन मारने के लिए, ज़्यादा टाइम मिलेगा और काम करने के लिए। तो यह याद रखिएगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, किसको हम छोड़े, किसको हम पकड़े। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, तभी आप जेपीएससी फाइनल सिलेक्शन कर लीजिएगा। जेपीएससी फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है जो कम पढ़ता है लेकिन रिवीजन बार बार मारता है और आंसर राइटिंग ज़्यादा करता है। ज़्यादा पढ़ के किसी का जेपीएससी नहीं निकला है, कम पढ़ के आप ज़्यादा रैंक ला सकते हैं। बस आपको तरीका होना चाहिए, और वही तरीका जो है आपको सीखना है। और वो ना कोई कोचिंग वाला सिखाएगा, ना कोई दुनिया वाला सिखाएगा, वो आपके भीतर छुपा हुआ चीज़ है, वो आपको सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे वो आपको जानना पड़ेगा कहाँ हम काम करें। और जो ये सीख गया ना, वो जेपीएससी में आराम से फाइनल सिलेक्शन पहला अटेम्प्ट में ही कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा भी एक प्रयास है कि इस जो है रास्ता में जो सफ़र आप लोग तय कर रहे हैं, उसमें हम जो जितना आपको सपोर्ट कर पाएँ, जितना आपके पीछे हम खड़ा रखें, आपको पुश कर पाएँ, आगे धकेल पाएँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जेपीएससी का जो है भाई, ये जो बहुत बड़ा हर्डल आपको लगता है, हम इसको आसान से आसान और सरल से सरल तरीका में जो है आपके पास प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें जो है आंसर राइटिंग, और हम वही लेकर आए। जैसे आंसर राइटिंग खत्म होगा, अभी हम लोग स्टार्ट किया था 6 जेपीएससी का, तो 6 जेपीएससी का हम पूरा आंसर राइटिंग खत्म कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 6 जेपीएससी प्रीवियस मेंस आंसर राइटिंग, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, फिर 7 जेपीएससी में आइएगा। जैसे 7 to 10 हम खत्म करेंगे, आएंगे 11 to 13 में, फिर आएंगे आपका बैकलॉग में। इस तरह के जितना आपका वीवीआई क्वेश्चन है उन सब चीज़ों को हम खत्म कर देंगे, ताकि आपका जो है डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप आसान तरीका से आसान भाषा में लिखने के लिए सीख जाएंगे। जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, किताबी भाषा का यूज नहीं कीजिएगा, आपका अपना लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जोहार सभी को, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, या आप ही लोग के लिए काम किया जा रहा है, और जितना हो सकता है प्यार दीजिए। सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप लोग, और जो है थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाए और मैक्सिमम लोगों तक हम जो है पहुंच पाएँ, जुड़ पाएँ, और उन लोग को भी आसानी से तैयारी करने का मौका मिले। तो दोस्तों, 7 जेपीएससी में हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें पेपर 3 जो सोशल साइंस का है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इसमें पहला क्लास में जो है हम पूरा जो है 20 ऑब्जेक्टिव, वही बहुत बढ़िया तरीका से, जितना सारे फैक्ट हम लिख के रखे हैं सब, इन सब फैक्टों के साथ पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया गया था। आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको उसका। इसका 10 जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसको भी बढ़िया तरीका से लेने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद जो हम लोग आंसर राइटिंग जो पहला क्वेश्चन था, आपको हम दिखाते हैं, जो एंसेंट का था, सिंधु घाटी
सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। ये क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हो चुका था। अब हम लोग आज करेंगे मेडिवल का, शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन है, 4 में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप लोग 3 सेक्शन जरूर पकड़िएगा, याद रखिएगा। हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, प्राचीन है, मध्यकाल है, फिर आपका आधुनिक है और आपका जो है झारखंड। तो झारखंड तो आप रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम है। उसके अलावा ना आप या तो प्राचीन या मेडिवल रख लीजिए, या मेडिवल या मॉडर्न रख लीजिए, या मॉडर्न या एंशिएंट रख लीजिए। यानी आपको 2 सेक्शन या चूज करना है, 3 सेक्शन जरूर पकड़िएगा। इससे आपका जो है हो सकता है कि आप मॉडर्न तैयार करके गए हैं, अब मॉडर्न से क्वेश्चन जो आया आप बना ही नहीं पा रहे हैं, तो मेडिवल वाला यूज कर लीजिएगा। तो इस तरह करके आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम चारों क्वेश्चन का आपको आंसर राइटिंग बहुत ही बढ़िया तरीका से कराएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो है 6 जेपीसी में जो आया था ये भी हमको बताते हैं। 6 जेपीसी में आया था चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये 6ठा जेपीसी में क्वेश्चन आया था, आपको हम दिखाते हैं सिलेबस में। यहाँ से क्वेश्चन आया था और हम लोग जो है आज जो करने वाले हैं, और सॉरी आपको मेडिवल हमको दिखाना था। मेडिवल में भाई आया था आपका, देख लीजिए मेडिवल में ये क्वेश्चन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यानी एमबीटी वाला। एमबीटी कहाँ पे है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक यूटोपियन नीतियाँ, यही क्वेश्चन आया था। और हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी यहाँ देखिए कहाँ पे है, तो शेर शाह सूरी आ जाएगा आपका यहाँ पे, कहाँ गया, शेर शाह सूरी की उपलब्धियाँ, ये देखिए यहाँ पे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको 4 जेपीसी मिलेगा, हम चारों करवा देंगे। अब देखिए आपको हम बताते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो समझ ही लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बता दीजिएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक आंदोलन जरूर कीजिएगा, इसमें जो है सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, ये एकदम है। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ और भारतीय इस्लामिक स्थापित और हिंदू और उर्दू, ये नहीं है, नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ और भारत इस्लामिक स्थापित कला, इसको जरूर कीजिएगा। ये ना ई चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल वाला, ये पूरा मुगल कर लीजिएगा बस। और यहाँ पे शिवाजी का उपलब्धियाँ, ये काम कर लेना, तो इतना में क्या हो जाएगा, आपका जो है मोटा मोटी मेडिवल जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हम जब भी आंसर राइटिंग करवाएंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को जो जो वीवीआई सेक्शन है वो भी साथ में लेके चले, ताकि आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। तो दोस्तों ये जो आंसर राइटिंग हम लोग आज करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रो क्वेश्चन, फिर जो मेन बॉडी है शेर शाह सूरी की प्रमुख उपलब्धियां और योगदान, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसका जो है अच्छा से कंटेंट लेते हुए इसका आलोचना भी किया गया है। उसके बाद जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे विंसेंट ए स्मिथ, इनका क्या मानना था ये भी लिखा गया है। और लास्ट में है कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, याद रखिएगा जेपीसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको यूपीएससी की तरह तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सीधा और सरल लिखने का प्रयास कीजिए, आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा। शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहें कि योगदान तो लिखेंगे ही और साथ में इसका आलोचना कर देंगे, काम आपका हो गया। अब देखिए ये जो पूरा अब आंसर राइटिंग देख रहे हैं, ये हम कंटेंट कहाँ से लिए हैं, आपको हम पूरा बढ़िया समझाते हैं। देखिए ये ना मेडिवल इंडिया का बुक है, इम्तियाज अहमद का, बहुत अच्छा किताब है, एकदम पूरा बढ़िया से फैक्ट इसमें दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ से बहुत सारा कंटेंट लेने का प्रयास किए थे। उसके बाद जो है मेरे पास यूजीसी नेट का हिस्ट्री का बुक है, इससे हम बहुत सारा कंटेंट लिए थे, आपको दिखा दें। उसके बाद जो है ये आप देख पा रहे हो, इसमें इतना कुछ तो नहीं था, लेकिन हल्का हल्का जो पॉइंट वगैरह है लेने का प्रयास किया गया था। और साथ में ये जो आप देख रहे होंगे बर्नवाल सर का किताब है, इससे भी थोड़ा बहुत कंटेंट लेने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप मैक्सिमम कंटेंट ना हम जो लिए हैं आपका इससे लिए है, नेट जेआरएफ का जो बुक है हिस्ट्री का, इससे, और जो है इम्तियाज अहमद का जो किताब है मध्यकालीन भारत का, ये यहाँ से मैक्सिमम लिया गया। और यहाँ से कुछ कुछ जो है इन दोनों किताब से आपका जो है बर्नवाल से और जो है दृष्टि आई से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा फैक्ट नहीं दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको हम बुक लिस्ट बता दिए कि कहाँ से आप लोग कंटेंट जुगाड़ कर सकते हैं। चलिए अब आइए यहाँ हम लोग आते हैं आंसर राइटिंग में, कि आपका भाई यही क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन समझते हैं। भारत इतिहास में शेर शाह सूरी 1540 से 45, ये 5 साल का ही शासन था इनका। भारत इतिहास में शेर शाह सूरी का शासनकाल यद्यपि अत्यंत संक्षिप्त रहा, लेकिन उनकी प्रशासनिक नीतियों और सुधारों ने भारत उपमहाद्वीप के शासन प्रशासन पर गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला।
शेर शाह सूरी का पीरियड आप जानते होंगे कि हुमायूं के बाद अब 1540 में और 45 तक मतलब अकबर से पहले का पीरियड में रहता है। सबसे पहले जो है आपका बाबर 1526 से 30 तक शासन करता है, 30 से लेकर 40 तक हुमायूं, फिर 40 से लेकर 45 तक जो है आपका इनका रहता है शेर शाह सूरी का, और फिर आपका 45 से लेकर 56 तक रहता है किनका, हुमायूं का, और फिर 56 से लेकर 1605 तक आता है अकबर। तो ये आपका थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेआउट लेके चलिएगा ना, तो आपका जो आंसर राइटिंग में और बढ़िया आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। तो भारत इतिहास में शेर शाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी का शासनकाल यद्यपि अत्यंत संक्षिप्त रहा, लेकिन उनकी प्रशासनिक नीतियों और सुधारों ने भारत उपमहाद्वीप के शासन प्रशासन पर गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब लिख समझ लेते हैं कि ईस्वी, कि हमको खाली ईस्वी छाप देना है। भाई क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ युद्ध के बारे में बोला गया है कि बाबर कौन कौन युद्ध लड़ा है, तब हम वहाँ ईस्वी डालेंगे। यहाँ उतना ही ईस्वी डालना जितना जरूरत है। अब शेर शाह सूरी के पीरियड में बहुत सारा ईस्वी का रोल नहीं है, 2-4 है जो 2-4 लिख दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ही है। और यहाँ नहीं लिखा गया कि शेर शाह सूरी ने कौन कौन युद्ध लड़ा, तो वो लिखने से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अति सर्वस्व वर्जयते, माने आप अति कीजिएगा तो दिक्कत है, इसलिए अति मत कीजिएगा। समझिएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट जो सफल हुए हैं, उनको हम बहुत अच्छा तरह जानते हैं कि उन लोग बहुत अच्छा नहीं लिख के बिना अच्छा नंबर लाया है। तो बहुत अच्छा नहीं लिखने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत कंटेंट डाल देंगे मेरा बहुत अच्छा आंसर राइटिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखने का मतलब ये होता है कि आप सरल, आसान और में क्या लिख रहे हैं और किस तरह समझा पा रहे हैं आप एग्जामिनर को। वो काम कर लिए ना तो आपका काम हो गया, वो आपका लेखन शैली में धीरे धीरे हो जाएगा सुधार। इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब करंट अफेयर्स नहीं होता है, हिस्ट्री का मतलब डाटा नहीं होता है कि इसमें हम डाल दें, ज्योग्राफी का मतलब फिगर नहीं होता है, और साइंस का मतलब हमेशा जो है फैक्ट नहीं होता है। उस समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप यहाँ जब बनाइएगा नोट्स तो पूरा फैक्ट लिख लीजिए, वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अनुरूप आपका कलम चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। इसलिए एकदम प्रेशर मत लीजिएगा, एकदम कम कम पढ़िए, आसान पढ़िए और सोचिए। अब एक दिन में यदि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी है, उसको सोचिए कि हम इसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो, लेकिन बढ़िया से हम काम और कर सकें। तो एक क्वेश्चन पे एक बार लिखिएगा ना, फिर 2 बार 3 बार 4 बार लिखिएगा ना, स्वाभाविक रूप से आपका काम हो जाएगा। इसलिए डरने का बात नहीं है, कोई तरह का प्रेशर मत लीजिएगा, धीरे धीरे काम कीजिएगा। चलिए, भारत इतिहास में शेर शाह सूरी 1540 से 45 का शासनकाल यद्यपि अत्यंत संक्षिप्त रहा, लेकिन उनका प्रशासनिक नीतियों और सुधारों ने भारत उपमहाद्वीप के शासन प्रशासन पर गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला। वे केवल एक विजेता या सैन्य नेता नहीं थे, बल्कि एक विवेकशील प्रशासक, कुशल संगठक और दूरदर्शी शासक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। क्या थे? वे केवल एक विजेता, मतलब एक सिर्फ युद्ध को नहीं जीता था या नेता नहीं थे, बल्कि एक विवेकशील प्रशासक। क्वेश्चन ये क्या पूछा है? शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक, तो दिमाग में रखना है। बल्कि एक विवेकशील प्रशासक, कुशल संगठक और दूरदर्शी शासक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। हुमायूं को हराकर, हम आपको बोले थे कि हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद उन्होंने जो प्रशासनिक सुधार किए वे बाद में मुगल साम्राज्य, विशेषकर अकबर की व्यवस्थाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देख रहे किस तरह यहाँ लिखा गया है कि हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद उन्होंने ये जो प्रशासनिक सुधार किए बाद में मुगल साम्राज्य, विशेषकर अकबर की उपलब्धियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, जो जरूरत था उतना ही लिखा गया है। अब यहाँ पे आइए कि शेर शाह सूरी की प्रमुख उपलब्धियां और योगदान। यहाँ याद रखिएगा ये क्वेश्चन 40 नंबर का है, आपको लिखना उतना ही होगा 40 नंबर का। 600 से 700 वर्ड के बीच में आपको लिखना है और बढ़िया तरीका से लिखना है। देखिए, शेर शाह सूरी की प्रमुख उपलब्धियां योगदान। पहला नंबर में क्या है? प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था। दूसरा में भूमि राजस्व व्यवस्था। तीसरा में मुद्रा प्रणाली। चौथा में सड़क व्यवस्था और सामरिक संचार। पांचवा में डाक एवं खुफिया व्यवस्था। छठा में सैन्य योगदान। सातवां सामाजिक कल्याण और न्याय। और आठवां स्थापित कला। यहाँ आपको लग रहा होगा हम बहुत बड़ा लिख दिए हैं। देखिए, ये ना आपके अनुसार डिपेंड करता है, आपका स्पीड कितना है उस तरह लिखिएगा। हम यहाँ मैक्सिमम पॉइंट लेने का प्रयास किए हैं ताकि आपको एक ही जगह पर नोट्स प्रोवाइड हो जाए। तो क्या कहोगे? प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था, भूमि का राजस्व व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली में सुधार, सड़क व्यवस्था और सामरिक संचार, डाक एवं खुफिया व्यवस्था, सैन्य संगठन, सामाजिक कल्याण और न्याय और स्थापित कला। ये हो गया पूरा पॉइंट। अब इसको हम डील करेंगे
अपने शब्दों में, आसान शब्दों में देखिए, प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत संगठित और अनुशासित था। शेरशाह का जो है प्रशासन अत्यंत संगठित और अनुशासित था। उन्होंने अपने साम्राज्य को सूबों, सरकारों और परगनों, देखिए इसको ना सीधा हम लिख सकते थे, लेकिन इस तरह लिखने का मतलब ये है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि उसका साम्राज्य 3 भाग में डिवाइड था, सूबा में, सरकार में और परगना में। तो इस तरह भी आप काम कर लीजिएगा, सूबों, सरकारों और परगनों में विभाजित किया गया, जिससे शासन सुचारू और प्रभावी हुआ। क्या हो गया कि शेरशाह का प्रशासन अत्यंत संगठित और अनुशासित था। उन्होंने अपने साम्राज्य को सूबों, सरकारों और परगनों में विभाजित किया, जिससे शासन सुचारू और प्रभावी हुआ। प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों का स्पष्ट भूमिकाएं तय थी, जैसे भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण, लिख सकते हैं भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण, लिखना भूल गए थे, सॉरी पेन नहीं चल रहा, देख लीजिएगा आप लोग। कठोर नियंत्रण, अधिकारियों की नियमित जांच, न्याय का त्वरित निपटारा। तो ये थोड़ा काम कर लीजिएगा, जैसे क्या हो गया, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण, अधिकारियों की नियमित जांच, न्याय का त्वरित निपटारा। ये हो गया पहला नंबर, प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था। अब देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, भूमि राजस्व व्यवस्था। क्या है? भूमि राजस्व व्यवस्था। आप जानते होंगे कि उस पीरियड में भूमि का जो है राजस्व बहुत बड़ा रोल था। आप जो पहला क्वेश्चन हम करवाए थे 6 जेपीएससी में, एंशिएंट हिस्ट्री का चोल प्रशासन, वहाँ भी ना भूमि से राजस्व का जो है बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ भी उसी तरह है कि उस वक्त जो है भूमि ही सबसे बड़ा जो है धन था। तो भूमि राजस्व व्यवस्था, शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण उसकी व्यवस्थित भूमि राजस्व नीति थी। अब इसके साथ क्या किया गया है, हम थोड़ा पॉइंट निकाल के लिख दिए गए हैं कि भूमि मापने के लिए गज ए शेरशाही नामक मानक मापदंडों की स्थापना। क्या लिखा गया है कि आपका भूमि मापने के लिए गज ए शेरशाही। देखिए हम एक ना क्वेश्चन यहाँ पे आया था, हम वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, फरीद खान, यही ना था ना क्वेश्चन। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव भी पूछता वही ना है जो आपका चल रहा है, तो दिमाग में रखिएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए, शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण उसकी व्यवस्थित भूमि राजनीति थी। इसके लिए उसने भूमि मापने के लिए गज ए शेरशाही, किसका? गज ए शेरशाही नाम की मानक मापदंडों की स्थापना की, नाम की मानक मापदंडों की स्थापना की। फसलों और भूमि की उपज के आधार पर सही कर निर्धारण, फसल और भूमि के उपज के आधार पर सही कर निर्धारण। तीसरा नंबर में क्या है, किसानों और रायत के बीच में सीधा संबंध और भ्रष्ट जमींदारों और मध्यस्थों के प्रभाव में कमी। ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया छोटा छोटा करके कि भूमि मापने के लिए गज शेरशाही नाम की मानक मापदंडों की स्थापना, फसलों और भूमि की उपज के आधार पर सही कर का निर्धारण, किसानों और राज्य के बीच में सीधा संबंध, भ्रष्ट जमींदारों और मध्यस्थों के प्रभाव में कमी। अब देखिए इस तरह निकाल के ना लिख दिया गया, इस तरह लिखिएगा ना तो जो आपका देखिए नंबर ज़्यादा कम मिलेगा। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग का मतलब होता है आपका ऐसा लिखना है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कम मेहनत करना पड़े, और कम मेहनत करना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए कम मेहनत उनसे करवाना है, आपको भी कम मेहनत करना है, लेकिन किस तरह करना है समझना है। अब देखिए, यह व्यवस्था बाद में अकबर की आईने ए दासाला नीति के विकास की प्रेरणा बनी। क्या हो गया कि जो भूमि राज व्यवस्था थी, जो गज शेरशाही वगैरह जो लेके आया था, इसी के आधार पर यह व्यवस्था बाद में अकबर की आईने ए दासाला नीति के विकास की प्रेरणा बनी। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस सब जो पॉइंट लिखिएगा ना, गज शेरशाही, आईने दासाला, यही तो क्वेश्चन का डिमांड है जो आपको डालना है बीच बीच में। अब आइए, मुद्रा प्रणाली में सुधार। किसमें? मुद्रा प्रणाली में सुधार। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था को स्थिर और विश्वसनीय बनाया। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था को स्थिर और विश्वसनीय बनाया। सोने, चांदी और तांबे की मानकीकृत मुद्राएं जारी की। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, जिसको रुपया, आधुनिक भारतीय रुपया का आधार बना। हम लोग आज भी रुपया का यूज करते हैं। ये रुपया किसका दिया हुआ है? तो शेरशाह का दिया हुआ है। तो शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था को स्थिर और विश्वसनीय बनाया। सोने, चांदी और तांबे की मानकीकृत मुद्राएं जारी की। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, जिसको रुपया कहता है, आधुनिक भारतीय रुपया का आधार बना। साथ ही इन्होंने नकली सिक्कों और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने का भी काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने टाइम में ये काम नहीं कर पाया था कि जो नकली सिक्का था, नकली मुद्रा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था। जब हम करवाए थे आपको मेडिकल हिस्ट्री में, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, रिलेट करने सीख जाइएगा ना, आपका आंसर राइटिंग बड़ी बढ़िया हो जाएगा। जिस दिन आप समझ गए कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, देखिए यही क्वेश्चन आया था ना, यही कि यहाँ पे देखिए इस मोहम्मद तुगलक वाला आलोचना में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं पूरा जो है यहाँ लिखा हुआ था कि सांकेतिक मुद्रा, नकली मुद्रा का विस्फोट है ना,
तो ये सब यहाँ पे था, तो जो ये नहीं कर पाया था, सोने चांदी की उन्नतम गिरावट देख रहे हैं, ये सब तो ये नहीं कर पाया था कौन, MBT। लेकिन इसके पीरियड में जो हम यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे भाई ये तो काम कर चुका है इसमें। तो शेर शाह ने मुद्रा व्यवस्था को स्थिर और विश्वसनीय बनाया, सोने चांदी और तांबे की मानकीकृत मुद्राएं जारी की। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रुपया आधुनिक भारत रुपया का आधार बना। साथ ही इन्होंने नकली सिक्कों और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने का भी काम किया। ये 3rd नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब आइए 4th नंबर पॉइंट में, सड़क व्यवस्था और सामरिक संचार। आज भी GT रोड इन्हीं का दिया हुआ है भाई, याद रखिएगा। सड़क व्यवस्था और सामरिक संचार, संचार और व्यापार के विकास के लिए शेर शाह ने सड़कों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। क्या है, संचार और व्यापार के विकास के लिए शेर शाह ने सड़कों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्रसिद्ध GT रोड जो सोनार गांव से कंधार तक का निर्माण किया, यानी प्रसिद्ध GT रोड का निर्माण किया जो सोनार गांव से कंधार तक के बीच में था। सड़क मार्गों पर सराएं में ठहरने का जगह, सराएं, पेयजल, वृक्षारोपण और सुरक्षा की व्यवस्था की। क्या किया गया, सड़क मार्गों पर सराएं, पेयजल, वृक्षारोपण और सुरक्षा की व्यवस्था की। सरायों में हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की। क्या क्या लिखा गया है कि संचार और व्यापार के विकास के लिए शेर शाह ने सड़कों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया, प्रसिद्ध GT रोड का निर्माण किया सोनार गांव से लेकर कंधार तक, सड़क मार्गों पर सराएं, पेयजल, वृक्षारोपण और सुरक्षा की व्यवस्था की। सरायों में हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की। इस सड़क नेटवर्क ने व्यापार, संस्कृति और प्रशासनिक संचार को नई गति दी। क्या है, इस सड़क नेटवर्क ने व्यापार को बढ़ावा दिया, संस्कृति को बढ़ावा दिया, जैसे कि मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए अलग अलग था, और प्रशासनिक संचार यानी ज़्यादा बढ़िया से काम हो सके को नई गति दी, जो इससे पहले नहीं हुआ था, इसके दौरान ही हो पाया, अभी बाद में हुआ। अब देखिए, डाक एवं खुफिया व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु उन्होंने डाक एवं खुफिया व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बनाया। क्या क्या, उन्होंने डाक एवं खुफिया व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बनाया। इसके तहत प्रत्येक सराय में चौकीदार और डाक घोड़े की नियुक्ति की। सराय यहाँ सराय में ठहरने का जगह, जैसे यहाँ से हम 10 किलोमीटर दूर गए, फिर वहाँ पे रुकने का जगह, फिर 20 किलोमीटर दूर गए, फिर वहाँ पे ठहरने की जगह, फिर 30 किलोमीटर दूर गए, वहाँ ठहरने की जगह, फिर 10 किलोमीटर दूर गए, वहाँ रुकने की जगह। तो एक ही सड़क में अभी थोड़ी ट्रेन बस चल रहा है, उसके लिए आप देख रहे बस स्टैंड आज है कि नहीं है, तो उसी तरह उसमें रहने का जगह था, उसको कहा था सराय, जहाँ पे लोग यात्री रुक सके, ठहर सके, और हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। तो उससे क्या हो गया ना कि सराय की व्यवस्था करने से क्या हो गया, खुफिया तंत्र बहुत मजबूत हुआ, डाक तंत्र बहुत मजबूत हुआ। अभी क्या, अभी हम फोन करेंगे ना तो हम कहीं बात कर लेंगे, उस वक्त फोन नहीं ना था, उसमें जो चिट्ठी पत्री काम होता था, तो वो भी घोड़ा के द्वारा जाएगा, दौड़ के द्वारा जाएगा नहीं, ट्रेन बस तो था नहीं, तो उसी के लिए डाक एवं खुफिया व्यवस्था समझना यहाँ पे कि क्या है, राज्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु उन्होंने डाक एवं खुफिया व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बनाया। इसके तहत प्रत्येक सराय में चौकीदार और डाक घोड़े की नियुक्ति, डाक घोड़े याद रखिए, डाक घोड़े की नियुक्ति त्वरित सूचना संप्रेषण की व्यवस्था तथा खुफिया तंत्र को मजबूत बनाकर शासन में पारदर्शिता और सतर्कता बढ़ाई। तो ये आपका हो गया डाक एवं खुफिया व्यवस्था के बारे में, जो पॉइंट नंबर 5 था। अब आइए पॉइंट नंबर 6, सैन्य संगठन। बिना सैन्य संगठन का उस वक्त का जो मेडिवल या एंसेंट आप जब भी पढ़िएगा, तो बिना सैन्य संगठन का साम्राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता है और लंबा टाइम तक टिक ही नहीं सकता है। देखिए, शेर शाह ने अपनी सेना को अनुशासित और कुशल बनाया। सैन्य संगठन व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, सेना का सीधा वेतन राजकोष से दिया गया, सैनिकों की हुलिया पद्धति लिखने की व्यवस्था की गई, घोड़ों और सैनिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दाग और चेहरानामा की व्यवस्था की गई, आदि क्षेत्रों पर काम किया गया। क्या किया गया, सेना का सीधा वेतन राजकोष से दिया जाने लगा, सैनिकों की हुलिया लिखी जाने लगी ताकि एक ही सैनिक को बार बार सैलरी ना मिले, घोड़ों और सैनिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दाग और चेहरानामा आदि क्षेत्रों का पे काम किया गया। ये हो गया 6 नंबर पॉइंट। अब 7 नंबर में आइए, सामाजिक कल्याण और न्याय। बिना सामाजिक कल्याण और न्याय का शेर शाह सूरी इतना जो है बड़ा राजा नहीं बनता, तो इसमें भी काम किया गया सामाजिक कल्याण और न्याय। सभी धर्मों और समुदायों के प्रति शेर शाह सूरी की नीतियां अपेक्षाकृत उदार रही। सभी धर्मों और समुदायों के प्रति शेर शाह सूरी की नीतियां अपेक्षाकृत उदार रही। न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता पर बल दिया गया, साथ ही व्यापारियों और किसानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। क्या है कि न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, मतलब किसी को नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, बिल्कुल निष्पक्ष पर बल दिया गया। साथ ही व्यापारियों और किसानों, व्यापारी और किसान जो है साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं, तो व्यापारी और किसान की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। अब आइए 8वां नंबर पॉइंट,
स्थापित कला, स्थापित कला इंक्लूड कर देना है, जहाँ कुछ भी पढ़िए थोड़ा सा लिख देना उसके बारे में भी। स्थापित कला, शेर शाह सूरी के शासन काल में भारत इस्लामी वास्तुकला को बढ़ावा मिला। भारत इस्लामी माने जो हिंदू और मुस्लिम भी बोल सकते हैं, या फिर भारतीय और इस्लामी, इस्लाम बाहर से यहाँ पे आए थे और इंडिया ने यहाँ पे थे, तो भारत इस्लामी वास्तुकला को बढ़ावा मिला। उन्होंने दिल्ली का पुराना किला और उसके भीतर खूबसूरत किला एक कोना मस्जिद बनवाई। क्या लिखा गया है? शेर शाह सूरी के शासन काल में भारत इस्लामी वास्तुकला का बढ़ावा मिला। उन्हें दिल्ली का पुराना किला और उसके भीतर खूबसूरत किला एक कोना मस्जिद बनवाई। उनकी वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के सासाराम में स्थित उनका स्वयं का मकबरा है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया ना स्थापित कला के बारे में, शेर शाह सूरी के शासन काल में भारत इस्लामी वास्तुकला को बढ़ावा मिला। उन्हें दिल्ली का पुराना किला और उसके भीतर खूबसूरत किला एक कोना, हमेशा पूछता है, मस्जिद बनवाई। उनकी वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के सासाराम में स्थित उनका स्वयं का मकबरा है, जो एक कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो था क्वेश्चन का मेन बॉडी, एक पार्ट था शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब योगदान तो हमने लिख दिए कि क्या योगदान था, बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग करके, डायग्राम बना के, जितना सारा कंटेंट हो सकता है उन सब कंटेंटों को डालने का प्रयास किया गया। कोई भी बनावटी या कोई दिखावटी लिखे बिना जो टू दी पॉइंट, टू दी फैक्ट लिखने का प्रयास किया गया। अब देखिए इसका कुछ तो आलोचना हम लोग को करना है। अब ये 5 आलोचना हम लिखे हैं, क्या क्या? तो धार्मिक नीति की सीमाएं, किसानों पर अतिरिक्त करों का बोझ, अत्यधिक केंद्रीकरण, सैन्य अभियानों में कूटनीतिक धोखा और क्रूरता, और स्थानीय उत्तरदायित्व का क्रूर सिद्धांत। क्या क्या? 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। धार्मिक नीति की सीमाएं, किसानों पर अतिरिक्त करों का बोझ, अत्यधिक केंद्रीकरण, सैन्य अभियानों में कूटनीतिक धोखा और क्रूरता, स्थानीय उत्तरदायित्व का क्रूर सिद्धांत। ये 5 पॉइंट है। अभी 5 पॉइंट को हम लोग जो है लिखने का प्रयास करेंगे। अत्यधिक केंद्रीकरण शासन, शेर शाह सूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और कठोरता पर टिकी थी। क्या है कि शेर शाह सूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और कठोरता पर टिकी थी। सारा का सारा नियंत्रण उनके अपने हाथों में था और प्रांत अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। जो प्रांत था, जो यहाँ हम लोग देख पा रहे थे, जो यहाँ पे था, यहाँ पे सूबा, सरकार, परगना, इस सब को जो है अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इसका जो बॉस था, बॉस कौन? शेर शाह सूरी, उसी को सब में जो है शासन करने का या निर्णय लेने का अधिकार था। इन लोग सिर्फ नाम मात्र के थे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आलोचना हम लोग लिख रहे हैं, अत्यधिक केंद्रीकरण। आलोचना में आपको दिखाना है कि क्या नेगेटिव था। तो शेर शाह सूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और कठोरता पर टिकी थी। और एक चीज जान लीजिए, मेरा बात की, आप लोग जब आलोचना लिखिएगा ना, आलोचना का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे आप मेरा ही आलोचना कीजिएगा, जैसा भी आंसर राइटिंग किए, तो हो सकता है कि इसमें हम कुछ आपको अच्छा ना लगा होगा, तो आलोचना, या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं ये कंटेंट छूट गया, तो आपको यदि मेरे बारे में लिखना है ना भाई, कमेंट भी करना है, तो ऐसा लिखना है कि हमको बुरा ना लगे। हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमको बुरा लगेगा ना तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, हम फिर जो है मन करेगा हम नहीं लिखेंगे, फिर मन करेगा हम छोड़ देंगे। बात समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम छोड़ने वाले नहीं, हमको समझा रहे हैं कि भाई आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको समझिएगा। इसी तो क्या होता है ना कि एक राजा है, तो राजा को यहाँ इसके बारे में जब भी आलोचना कीजिएगा ना, तो पूरा नेगेटिव नहीं लिखिए। जैसे सरकार के बारे में आपको आलोचना करना है, तो ये नहीं कि सरकार बुरा है, बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, दिस नहीं कर रही, वैसा नहीं है रे बाबा। आपको ऐसा करना है, गाली भी देना है, मारना भी है, पिटना भी है, पुचकार के, ऐसा एकदम सहला के, एकदम चट के मारिए। तो आलोचना वही होता है कि एकदम प्यार से फुसला के ऐसा करना है ना कि ना बुरा ही ना लगे। अब समझिए कि जो आपको कॉपी चेक करेगा वो शेर शाह सूरी का फॉलोअर्स होगा, तो आपको क्या करेगा? आप गाली दे दिए हैं शेर शाह सूरी को, आपका नंबर सीधा डाउन आ जाएगा। इसलिए जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा, आपको बुरा बोलना है, लेकिन इस तरह बोलना है ना कि बुरा ना लगे। यही तो एक अधिकारी का गुण होता है कि आपको जब आप जाइएगा वीडियो सीओ डीसी बनिएगा, तो वहाँ आपको ऐसा ही काम करना है कि आपको लोगों को बुरा, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, अंदर से बहुत गाली देने का मन कर रहा होगा, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते। नहीं, गाली से भी ज़्यादा खतरनाक काम कर सकते हैं आप, जो आपके हाथ में आपका पेन, इससे काम कीजिए, शांतिपूर्वक काम करके निकल जाइए। उसको भी बुरा ना लगे, आप सुन के अपना काम कर लीजिए, अपना काम हो गया। तो ऐसा ही है, आलोचना का मतलब यही होता है। पूरा जब आप सिलेबस पढ़िएगा ना, तो सिलेबस जो है आपको सिखा देगा कि अधिकारी का गुण क्या है। अब अधिकारी बनने के बाद आप क्या कीजिएगा। अब देखते हैं, अधिकतर जो एक आध दो छोड़ दीजिए, एक आध दो जो गलती से निकल जाता है
जेपीएससी उसका बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम जो अधिकारी होता है ना शांत होता है। रीजन क्या है कि वो जानता है कि वो करना क्या है, लेकिन एक आध दो को जो गलती से जीवन में पहली बार एग्जाम दिया निकल गया, उन लोग ज़्यादा उड़ता है ना, सोशल मीडिया में दिखाएगा हम डीएसपी हैं, ये हैं, वो है, वो ज़्यादा उड़ने का प्रयास करता है। लेकिन जो जेन्युइन जो लोग आएगा ना, जो हार्डवर्क करके गया है, जो काम कर गया है, वो शांत रहेगा और शांत में ही रहकर ज़्यादा काम करेगा वो। तो हमेशा आलोचना मतलब बुराई करना नहीं होता है, क्या होता है कि हल्का सा पुचकार के उसके बारे में लिख देना है। अत्यधिक केंद्रीकरण, शेर शाह सूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और कठोरता पर टिकी थी। सारा का सारा नियंत्रण उनके अपने हाथों में था और प्रांत अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1545 में उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारी इस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सके। क्या हो गया कि ये जो पूरा केंद्रीकरण था, तो इससे क्या हुआ कि पूरा उसके हाथ में कंट्रोल था, लेकिन 1545 में उसका जो मृत्यु हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गया, आप जानते होंगे। कौन युद्ध में हुआ था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि भाई शेर शाह की मृत्यु किस कारण से हुई थी, आपको बताइएगा। इससे बहुत बड़ा राइज छुपा हुआ है ना। उनके कमजोर उत्तराधिकारी इस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सके, ये पहला नंबर में था। दूसरा में क्या, स्थानीय उत्तरदायित्व का क्रूर सिद्धांत। स्थानीय उत्तरदायित्व का क्रूर सिद्धांत। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेर शाह ने नियम बनाया कि यदि किसी क्षेत्र में चोरी या डकैती होती है और अपराधी नहीं पकड़ा गया तो उस क्षेत्र का मुखिया, जिसको मुकद्दम कहा जाता है, को सजा दी जाएगी। बात समझिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत कानून व्यवस्था टाइट था कि शेर शाह ने नियम बनाया कि किसी क्षेत्र में चोरी होता है, जैसे मेरा घर बोकारो है, तो बोकारो में यदि चोरी होता है या डकैती होता है और अपराधी नहीं पकड़ा गया तो यहाँ बोकारो का जो मुखिया होगा, जिसको मुकदम कहा था, उसको सजा देगी। यानी यदि वो जितना बड़ा चोरी, जैसे मृत्युदंड का, जैसे सपोज दैट कि कोई डकैत है उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, इतना बड़ा अपराध किया तो मृत्युदंड किसको मिलेगा, नहीं पकड़ा गया तो मुखिया को। यदि 5 साल का सजा था, 5 साल किसको, मुखिया को। तो ये क्या है, तो इससे अपराध दर शून्य हो गया। लेकिन इससे क्या हो गया, अपराध दर शून्य हो गया, लोग डर रहे थे, सजग थे, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि कोई आदमी, जैसे हम गलती किए हैं तो हमको सजा मिलेगा, आप किए हैं तो आपको मिलेगा। अब हम गलती किए हैं तो मेरा बाप को या मेरा बेटा को या मेरा माँ को नहीं मिलेगा जी उसका प्रॉब्लम, जो आपको सजा, तो जो गलती किया उसी को सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आए और जो है दूसरे आदमी दे दी सजा, तो ये, लेकिन ये क्या था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। काम हो गया आपका। किसानों पर अतिरिक्त बोझ, क्या, किसानों पर अतिरिक्त बोझ। भले ही सैद्धांतिक रूप से भूमि का कर 1/3 निर्धारित था, भले ही सैद्धांतिक रूप से भूमि कर 1/3 निर्धारित था, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसानों को जरीमाना, देखिए हम हमेशा पॉइंट हम यूज किए हैं, जरीमाना आप यहाँ देख सकते होंगे। फिर हम यहाँ पे यूज किए थे आपका जो है आईने दसाला, फिर गजे सिकंदरी, फिर आप देख सकते होंगे जीटी रोड, फिर आपका जो है रुपया, ये शेर शाह सूरी का जो है पीरियड का सब जो है यहाँ पे देखिए, सूबा, सरकार, परगना, दिख रहा है। ये जो है ना, यही तो है जो आपको लिखना है। आंसर राइटिंग का जो है, जो वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ये सब वर्ड्स को डालना है वहाँ पे, कहानी नहीं लिखना है। तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ, भले ही सैद्धांतिक रूप से भूमि कर 1/3 निर्धारित था, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसानों को जरीमाना क्या था, भूमि संरक्षण शुल्क, ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और महाशिलाना जैसे अतिरिक्त उपकर देने पड़ते थे। क्या है, भले ही सैद्धांतिक रूप से भूमि कर 1/3 था, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसानों को जरीमाना, भूमि संरक्षण शुल्क और महाशिलाना जैसे अतिरिक्त उपकर देने पड़ते थे। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। धार्मिक नीति की सीमाएं, यद्यपि शेर शाह ने प्रशासनिक रूप से हिंदुओं को कई उच्च पद दिए, लेकिन कई मौकों पर अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत करने के लिए जिहाद के नारे का इस्तेमाल किया और मंदिरों को भी नष्ट करवाया। देखिए अभी का दौर में तो मंदिर तो नष्ट नहीं होता, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो है शेर शाह सूरी का जो पॉलिसी था वो आज भी लोग यूज कर रहा है, आज भी राजनेता लोग यूज करते हैं, चाहे कोई पार्टी के हो। तो यद्यपि शेर शाह ने प्रशासनिक रूप से हिंदुओं को कई उच्च पद दिए, लेकिन कई मौकों पर अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत करने के लिए जिहाद के नारे का इस्तेमाल किया और मंदिरों को भी नष्ट करवाया। अब आइए अगला, सैन्य अभियानों में कूटनीतिक धोखा और क्रूरता। सैन्य अभियानों में 1547 में रायसीना के राजपूत शासक पूरनमल, देखिए हम 2 ही ईस्वी यूज किए हैं, 1545 और 1547, क्योंकि हमको लगा ज्यादा यूज करना है ही नहीं। 1547 में 1543 में रायसीन के राजपूत शासक पूरनमल के खिलाफ अभियान के दौरान शेर शाह ने कुरान की कसम खाकर वापस जाने का वादा किया था। रायसीन में क्या होता कि राजपूत शासक पूरनमल के खिलाफ अभियान के दौरान शेर शाह ने कुरान की कसम खाकर बोला हम वापस जा रहे हैं,
उसका वादा क्या था, लेकिन जैसे ही राजपूत सेना बाहर आई उन पर रात में पीछे से हमला कर कत्लेआम कर दिया गया। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन में। अब आइए यहाँ पे सीधा कि आपका हो गया इंट्रोडक्शन। जो क्वेश्चन का डिमांड था मेन बॉडी कि क्या योगदान था, योगदान को लिख दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, आलोचना, इसको भी लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आइए कि प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ का मानना है कि ये सब लिखने से क्या होता है ना कि आपका आंसर राइटिंग को और एग्रेसिव और धारदार तरीका से देखा जाएगा। इसलिए ये सब लोग कभी कभी याद करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। यदि शेरशाह सूरी कुछ वर्ष और जीवित यहाँ पे जीवित, यदि शेरशाह सूरी कुछ वर्ष और जीवित रहते तो महान मुगलों का इतिहास के रंगमंच पर कभी वापस आने का अवसर नहीं मिलता। क्या है, यदि शेरशाह सूरी कुछ वर्ष और जीवित रहते तो महान मुगलों का इतिहास के रंगमंच पर कभी, रंगमंच माने थिएटर वाला या फिर प्रशासन में पर कभी वापस आने का अवसर नहीं मिलता। वे इतने योग्य संगठन करता थे कि यदि उन्हें समय मिलता तो उनका सूर्य राजवंश भारत का सबसे अस्थायी और सुदृढ़ साम्राज्य बन सकता था। समझा रहा ना, कौन बोले हैं, विंसेंट ए स्मिथ, बहुत बड़े इतिहासकार में हैं। यदि शेरशाह सूरी कुछ वर्ष और जीवित रहते तो महान मुगलों का इतिहास के रंगमंच पर कभी वापस आने का अवसर नहीं मिलता। वे इतने योग्य संगठन करता थे कि यदि उन्हें समय मिलता तो उनका सूर्य राजवंश भारत का सबसे अस्थायी और सुदृढ़ साम्राज्य बन सकता था। अब देखिए ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहीं पे क्यों लिखे हैं, यहाँ इतना सारा पेज था मेरे पास, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लिखे, ये भी बहुत बड़ा कला है। इंट्रोडक्शन में नहीं लिखे हैं, कहीं मेन बॉडी में हम यूज नहीं किए हैं, फिर इतना सारा यहाँ पे हम काम किए वहाँ नहीं लिखे हैं, फिर आपका जो है आलोचना लिखे वहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ पे लिखने का रीजन क्या, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ हम दिए इंट्रोडक्शन, मेरे बात समझिए, फिर यहाँ लिखे यहाँ इसका बढ़ावा, उपलब्धि और योगदान, मैंने इसको बढ़ा चढ़ा के जो भी है काम किए, नेगेटिव तो नहीं लिखे। फिर यहाँ पे क्या लिखे, नेगेटिव लिखे, आलोचना किए। अब फिर यहाँ पे क्या किए, विंसेंट ए स्मिथ जो है वो क्या बोले, कुछ पॉजिटिव बात बोले, उसको यहाँ लिख दिया। तो जब भी कोई कॉपी यहाँ चेक करेगा ना, आपका आलोचना है, यहाँ पे याद रखिए आलोचना जो कंप्लीट हो गया है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये काम हो गया आपका बढ़िया तरीका से। अब समझिए कंक्लूजन, निष्कर्ष। शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत इतिहास में एक, देखिए निष्कर्ष में भी वही काम होता है कि हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है और कुछ जो है अच्छा करेंट एलिमेंट लिख दिया जाता है। देखिए शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत इतिहास में एक उत्कृष्ट प्रशासनिक आदर्श के रूप में याद किया जाता है। देखिए हिस्ट्री में कंक्लूजन अलग होगा, ज्योग्राफी में अलग होगा, पॉलिटी में अलग होगा, पीए में अलग होगा, आपका इकोनॉमिक्स में अलग होगा, साइंस एंड टेक में अलग होगा। आपको सीखना पड़ेगा कि हर का ना एक कीवर्ड होता है, हर एक चीज़ का अलग डिमांड होता है। तो उस डिमांड को आप जैसे सीख जाइएगा ना, आपका आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया तरीका से होने लगेगा। तो वो ना की पॉइंट सीखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम जो किस क्वेश्चन में किस तरह का हम जो है कंक्लूजन लिखेंगे। देखिए शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत इतिहास में एक उत्कृष्ट प्रशासनिक आदर्श के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने न केवल तत्कालीन राजनीतिक अवस्था को नियंत्रित किया, जो उस वक्त का पीरियड था 40 से 45 के बीच में, राजनीतिक अव्यवस्था को नियंत्रित किया, बल्कि ऐसी नीतियां लागू की जिसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संचार और न्याय व्यवस्था को एक नए और बेहतर स्वरूप में ढाला। ये हो गया काम। यद्यपि उनका शासनकाल छोटा था, 5 साल का ही था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और दक्षता ने आने वाले मुगल शासक विशेषकर अकबर की संरचना को प्रभावित किया। शेरशाह का योगदान इस बात से सिद्ध होता है कि उनकी कई व्यवस्थाएं आज भी भारतीय शासन और आर्थिक तंत्र में किसी न किसी रूप में जीवित है। क्या लिखा गया है, समझिए बात को। शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत इतिहास का एक उत्कृष्ट प्रशासनिक आदर्श के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने न केवल तत्कालीन राजनीतिक अव्यवस्था को नियंत्रित किया, बल्कि ऐसी नीतियां लागू की जिसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संचार और न्याय व्यवस्था को एक नए और बेहतर स्वरूप में ढाला। यद्यपि उनका शासनकाल छोटा था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और दक्षता ने आने वाले मुगल शासक, क्या कुछ मुगल ही आया था, अकबर ही आया था, हुमायूं और अकबर, मुगल शासक विशेषकर अकबर की संरचना को प्रभावित किया। शेरशाह का योगदान इस बात से सिद्ध होता है कि उनकी कई व्यवस्थाएं आज भी भारतीय शासन और आर्थिक तंत्र में किसी न किसी रूप में जीवित है। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा हम इसमें वर्ड और पॉइंट ज़्यादा लिए हैं, हम आपको बता रहे हैं पहले, तो यदि आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो यहाँ देखिए 8 पॉइंट हम लिखे हैं, तो अब 6 भी लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ हम आलोचना लिखे हैं 5, अब 4 लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ 2 पॉइंट निकाल देते हैं, यदि आपको लगेगा ज़्यादा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, यदि आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे तो लिखना आपको हर एक चीज़ है, लेकिन यदि आप पूरा स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं
तो यहाँ 2 पॉइंट निकाल दीजिए। कहीं आंसर राइटिंग अलग गेम है, नोट्स अलग गेम है, और यहाँ से 1 पॉइंट निकाल दीजिए। बाद बाकी सबको आप दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। आपका पूरा जो आंसर राइटिंग आप देखिएगा, काउंट कीजिएगा जब आप लिखने के बाद, तो आपको समझ आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, इससे पहले 37 क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग करवा चुके हैं, तो याद रखिएगा इस तरह करके कंटिन्यू बेसिस पे जो काम होता रहेगा। यदि बीच में एक आध दिन छूट गया तो आप लोग अगबकाइएगा नहीं। और अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन लिखे भी नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लिख नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। डेली एक क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, लेकिन हम बताते हैं क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है आपका रहेगा, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये सबको पता होगा, लेकिन हम आपको अच्छा तरीका से इसका आंसर राइटिंग करवाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।